जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। कम्युनिस्टों के नाक तले समर्थन के साथ वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, और जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी चुपचाप इनका समर्थन भी कर रही है और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रही। केरल में जहां एक और बम ब्लास्ट की घटना की मैं निंदा करता हूं, लेकिन उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का आशीर्वाद वहां पर हमास के आतंकवादी संगठनों के तकरीर करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और वहां की सरकार कार्रवाई नहीं करती है। बिजली, पानी, दवा, खाना, रास्ते सब बंद करने के बाद भी पिछले कई दिनों से इजरायली फौज को गजा में जमीन पर जिस तरह से जबरदस्त रेजिस्टेंस यानी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है, उसकी उम्मीद कम से कम बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन ने बिल्कुल नहीं करी होगी। निहत्थे बेगुनाह सिविलियंस को मारना और बात है, जंग लड़ना दूसरी बात है। खैर, दागिस्तान नाम सुना है आपने? रूस में है दागिस्तान। 2-3 दिन पहले उसी दागिस्तान के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर इजराइल के तेल अवीव से एक फ्लाइट उतरी, तो दागिस्तानियों ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। एक एक करके सभी मुसाफिरों का पासपोर्ट चेक किया। सोचिए इजराइल की आम आवाम के लिए इस तरह का माहौल कितना खतरनाक है। सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए आग से खेल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। वैसे इतिहास तो इन्हें माफ करेगा नहीं, लेकिन इनका मौजूदा वक्त भी ठीक नहीं दिख रहा है। दोस्तों, इजराइल 1948 में पैदा हुआ था। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1964 में हुआ था। इजराइल ने 1967 में गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1987 में हमास वजूद में आया। फिर इजराइल ने 1978 में लेबनान पर हमला किया। उसके बाद 1982 में हिजबुल्लाह वजूद में आया। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मुश्किल की असल जड़ कौन है। लेकिन एक मुल्क जो हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, वो अब इस्लामोफोबिया की आड़ में जालिम का पैरोकार बन रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़कर दुनिया के हर अहम मुल्क ने यूएन में गजा में फौरन जंग रोकने के लिए जॉर्डन के प्रपोजल के फेवर में वोट किया था। कुल 120 मुल्कों के वोट के चलते प्रपोजल पास भी हो गया। पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम मुल्क जैसे इंडोनेशिया ही नहीं, बौद्ध मेजॉरिटी वाला मुल्क थाईलैंड, कम्युनिस्ट वियतनाम, ईसाई मेजॉरिटी वाला साउथ अफ्रीका जैसे तमाम मुल्क भी शामिल हैं। नए भारत ने एब्सटेन किया था, वो भी इस बेवकूफी वाले तर्क के साथ कि इस प्रपोजल में हमास के हमले को क्रिटिसाइज भी किया जाए। सोचिए, उस हमास को क्रिटिसाइज करने का सियासी तमाशा किया गया जिसको खुद मोदी सरकार ने आज तक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर ही नहीं किया है। दरअसल 120 मुल्कों के पास रीढ़ थी, स्पाइन थी। वो हमास के हमले के बाद भी फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। 14 और मुल्कों के पास भी रीढ़ थी, इसीलिए गलत ही सही लेकिन खुलकर इजराइल के साथ खड़े हुए। पर 45 मुल्कों ने अपनी रीढ़ बेच दी थी। इनमें से एक खुद को विश्वगुरु बताता है। अफसोस की बात यह है कि एक दौर में भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहे सभी मुल्कों का नेता हुआ करता था। 1960 में भारत की अगुवाई में ही यूएन ने 1960 डिक्लेरेशन पास किया था, जिसमें सभी कॉलोनीज की आजादी का सपोर्ट था। 1962 में इसी डिक्लेरेशन को लागू करने के लिए बनाई गई डिक्लोनाइजेशन कमिटी ऑफ 24 का पहला प्रेसिडेंट भी चुना गया था।
लेकिन अब मौजूदा सरकार भारत की फॉरेन पॉलिसी को ना जाने किधर ले जा रही है। वहीं मुल्क के अंदर चल रहे सियासी तमाशे की बात करें तो केरला में ईसाइयों के एक प्रोग्राम में हुए बम धमाके के बाद टॉमी मीडिया ने उसका लिंक मुसलमान और हमास से जोड़ दिया। लेकिन सच्चाई सामने आई है कि उसी ग्रुप के एक शख्स ने यह सब कुछ किया है। दरअसल नए भारत में बेहद मुश्किल है मुसलमान होना। जरा सोचिए कि इस नए भारत में मुसलमानों को किस तरह से जाल में फंसाया जा रहा है। 29 अक्टूबर को केरला के एर्नाकुलम के कलामासेरी में मौजूद एक कन्वेंशन सेंटर में एक धमाका हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी और 20 लोग जख्मी हो गए थे। इस वारदात के होते ही बीजेपी के मोदी सरकार में मंत्री और अर्नब गोस्वामी की रिपब्लिक भारत के मालिक राजीव चंद्रशेखर ने दिल्ली में बैठकर इस बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार हमास को बताकर मुसलमानों को इस वारदात का जिम्मेदार बता दिया। फिर क्या था? इसके बाद आरएसएस का इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और इसका पूरा कुनबा मुसलमानों पर हमला करने लगा और चर्च पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट का जिम्मेदार मुसलमानों को ही बना दिया गया। अब यही नहीं, सेना में रहे मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी इसे इस्लामिक जिहाद कह दिया और मुसलमानों को खूब कोसा, वो भी तब जबकि अभी तक मामले की जांच भी शुरू नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर फौरन मुसलमानों को बदनाम करने की मुहिम चल पड़ी और कहा जाने लगा कि केरला में फिलिस्तीन के सपोर्ट में हो रही एक रैली को हमास के फॉर्मर चीफ खालिद मिशाल की तरफ से वर्चुअली एड्रेस करने के बाद मुसलमानों ने इस चर्च में बॉम्ब धमाका किया है। आज तक समेत देश के कई बड़े चैनलों ने इस पर स्टोरी चलाई और लाइव डिबेट तक करी। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, मगर हकीकत क्या थी? इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स डोमिनिक मार्टिन ने संडे को ही पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कबूल किया कि यह बॉम्ब ब्लास्ट उसी ने किया है। यही नहीं, सरेंडर से पहले मार्टिन ने सोशल मीडिया पर एक 6 मिनट के वीडियो में बॉम्ब ब्लास्ट को कबूल करते हुए बताया कि उसने ईसाई कम्युनिटी को निशाना बनाने का फैसला क्यों किया। मार्टिन ने दावा किया कि वो यहोवा की प्रीचिंग से सहमत नहीं है और उसकी एक्टिविटीज को वो रोकना चाहता है, मगर उसके बयान आने से पहले ही पूरे मुल्क में मुसलमानों पर हमले हो चुके थे और ये झूठ देश के तमाम लोगों के दिमाग में घुस चुका था और अब वो बिना इस हकीकत की पड़ताल किए ज़ॉम्बी बन करके पूरे देश में मुसलमानों को इस वारदात का जिम्मेदार बताकर कोसते दिखाई देंगे। जल्दी ही कोई ऐसा ज़ॉम्बी जमीनी एंकर के कैमरे पर यह भी बोलता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, बॉम्ब धमाका डोमिनिक मार्टिन ने किया और नुकसान किसको हुआ? मुस्लिम कम्युनिटी को। दरअसल सियासी तमाशे के तहत मुल्क में सरकार का इकोसिस्टम देश के मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को डराते रहने की रणनीति पर काम करता रहता है। कभी अलकायदा के नाम पर, कभी आईएस के नाम पर, कभी हमास के नाम पर, कभी तालिबान के नाम पर, तो कभी इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर। जबकि इस मुल्क में आज तक इनके वजूद को सरकार भी नकारती ही रही है। पिछली मोदी सरकार के होम मिनिस्टर रहे राजनाथ सिंह का बयान था कि उन्हें गर्व है कि देश का एक भी मुसलमान आईएस में शामिल नहीं हुआ। दरअसल अलकायदा हो, आईएस हो या कोई और ग्रुप, ये एक मकसद के तहत कुछ इलाकों में ही अपने कारनामों को अंजाम देते रहे हैं, जिनके एजेंडे में भारत तो कभी रहा ही नहीं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक भारत में कुछ भी नहीं किया, मगर इंटरनेशनल लेवल पर ये इतने खूंखार साबित कर दिए गए हैं कि चींटियों चूहों से डरती रही सोसाइटी को इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के भारत में दाखिल होने का हव्वा खड़ा करके उन्हें वक्त वक्त पर डराया जाता रहता है और ये एहसास दिलाया जाता रहता है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 56 इंची सीने वाला नेता ही उनकी हिफाजत कर सकता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि यह सियासी तमाशा शुरू हुआ था कांग्रेस की सरकार में। पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी के होम मिनिस्टर रहते हुए जब एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन इजाद में लाया गया, जिसका ना कोई पता ना ठिकाना,
बस एक फर्जी लेटर पैड के बेस पर कभी इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर तो कभी मुखिया के नाम पर हजारों मुसलमानों को जब जी चाहे जेल में बंद कर दिया गया और लाइव डिबेट और फर्जी स्टोरीज के जरिए देश की मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी को डराया गया। कांग्रेस की यही हरकत की फसल आज बीजेपी आरएसएस काट रही है और इसके बलि चढ़ रहे हैं बेकसूर मुसलमान। सोचिए अगर आज केरला में बीजेपी की सरकार होती तो ना जाने कितने मुसलमान इस बॉम्ब धमाकों के इल्जामों के तहत जेल भेज दिए गए होते और फिर 10-15 साल बाद अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती। इसीलिए शुरू में ही कहा था कि नए भारत में आसान नहीं है मुसलमान होना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।